चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल न्यूज। प्रदेश अध्यक्ष वैनगंगा मजदूर यूनियन, प्रदेश संयोजक वैनगंगा किसान यूनियन, ग्राम गर्रा का निवासी हूँ मैं। भैया बात करते हैं अपन 2023 के चुनाव को लेकर। तो आप कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, लगभग 15-18 सालों से आप कांग्रेस में कार्यकर्ता रहे हैं। तो आपकी क्या मानसिकता है? मैं पार्टी से लगभग 9 महीना पहले इस्तीफा दे चुका हूँ और वर्तमान में जो है मैं बालाहाट विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ चुका हूँ। अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ और आगामी नवंबर में जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों में जुटा हुआ हूँ। ये बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो आप इतने सालों से उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या उसकी विचारधाराओं को फॉलो करेंगे निर्दलीय चुनाव लड़के? मैं आपको पहले कहा कि मैं 9 महीना पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूँ। अब मेरी विचारधारा जो है मेरी जनता की विचारधारा के साथ है। जो मेरे क्षेत्र की जनता की विचारधारा होगी वही मेरी विचारधारा है। अब मैं किसी एक निजी या किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र व्यक्ति की जो विचारधारा होती है आज की तारीख में वही मेरी विचारधारा है और भविष्य में भी वही रहेगी। आगामी वर्तमान विधायक हैं, उसकी कार्यप्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक महोदय जो हैं वो लंबे समय से बालाहाट विधानसभा के विधायक हैं और कार्यप्रणाली की बात मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप जनता अच्छे से वाकिफ़ है कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनके कभी किसी मुद्दे पर कोई बयान आते हैं, कुछ दिन बाद उसके विपरीत बयान आते हैं। और कार्यक्षमता की बात की जाए तो बालाहाट में जो हाल शिक्षा के क्षेत्र का, स्वास्थ्य के क्षेत्र का, उद्योग के क्षेत्र का, रोजगार के क्षेत्र का जो हाल ख़राब है बालाहाट में, वो बताता है उनकी कार्यप्रणाली कैसी है। आप देख सकते हैं कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत पिछड़ चुके हैं। आज हमारे पास ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना गवर्नमेंट का नर्सिंग कॉलेज है, ना गवर्नमेंट का फार्मेसी कॉलेज है। आप बताइए ना स्थिति क्या है। और स्वास्थ्य की हम बात करें तो आज बालाहाट में किसी भी मरीज़ को छोटा सा इलाज कराने के लिए कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसको गोंदिया तक लेके जाना पड़ता है या नागपुर तक लेके जाना पड़ता है। ये स्थिति है। बालाहाट में सरकारी अस्पतालों में सिर्फ जो है बेड बढ़ा दी गई हैं और आज जो ट्रॉमा सेंटर जो करोड़ों रुपए की लागत से बना वो ट्रॉमा सेंटर जो मात्र प्रसूति गृह बन के रह गया। तो ये तो स्वास्थ्य की स्थिति है बालाहाट में। हम उद्योग की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी माइंस बालाहाट विधानसभा में आती है, पर उस एशिया बरवेली माइंस में आप जाकर पता करिए कितने मुख्यालय के या कितने लोकल के लोग या कितने हमारे वाले ज़िले के नागरिक काम कर रहे हैं। अधिकांश काम करने वाले तो अन्य राज्य और अन्य जगहों के हैं। हम यहाँ भी पिछड़ रहे हैं। दूसरे हम अन्य औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो बड़े उद्योग अब कुछ स्थापित इनके कार्यकाल में कभी हुए नहीं। जो छोटे मोटे उद्योग थे, पहले पोहे का बड़ा कारोबार था बालाहाट ज़िले में, पोहे का कारोबार लगभग ख़त्म हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य चला गया। उसके बाद में कवेलू कारखाने हुआ करते जिससे मजदूर को रोज़गार मिलता था। अब कवेलू कारखानों का भी काम लगभग ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे सब उनकी ज़मीन में प्लॉटिंग हो रही है। और भी बहुत सारी बातें करें। हमारे यहाँ धान का बहुत बड़ा उत्पादन है ज़िले में, बालाहाट ज़िले में, पर धान को लेकर भी मात्र राइस मिलें हैं या उसना प्लांट है। ऐसा कोई भी बड़ा उद्योग नहीं जिसमें हज़ार लोगों को एक साथ रोज़गार मिल सके, जिसमें शासन शामिल हो, जिसमें विधायक महोदय की कहीं रुचि दिखाई दे। ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता इन किसी भी क्षेत्र में। रोज़गार की बात करें तो आप देख चुके हैं कोविड के समय जिस तरीके से पलायन हुआ, जब हमारे यहाँ जो लोग वापस आए तब समझ में आया कि कितने लाखों लोग बालाहाट ज़िले के जो है रोज़गार के लिए ज़िले से और प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी परिस्थितियों में विधायक, चूँकि यहाँ विधायक ही नहीं रहे, वो सांसद भी रहे हैं, 10 साल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद, ताकत में रहने के बाद में भी अगर ज़िले की और उनके विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है तो मैं मानता हूँ कि कार्यप्रणाली उनकी बहुत ही शिथिल रही है, निष्क्रिय रही है। और निश्चित अब 2023 जो है ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा उनके लिए। इसके बाद में जनता परिवर्तन के मूड में दिखाई दे रही है। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि बदलाव है, इस बार मैं उस नारे के साथ भी निकला हूँ क्षेत्र में बदलाव के। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसीलिए मिल रहा है कि इनकी कार्यप्रणाली जो है वो लोगों के हित की नज़र नहीं आ रही है।
भाजपा विकास यात्रा के बाद विकास पर्व मना रही है, तो ये पर्व क्या उनका आखिरी रहेगा? मैं प्रदेश स्तर की बात तो नहीं करूँगा, पर अपने मुख्यालय की बात करता हूँ। मैं विकास यात्रा के दौरान क्या हुआ, सरपंचों पर दबाव बनाए गए, सचिवों पर दबाव बनाए गए, गांव वालों के खाने की व्यवस्था करो, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था करो। कई सरपंच आपको ऐसे मिलेंगे जो बेचारे दबी खुल के तो नहीं बोल पाएंगे, पर दबी जुबान में ज़रूर आपको बताएंगे किस आर्थिक परेशानी से वो विकास यात्रा के दौरान गुजरे हैं। और मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा मानना भी है कि अगर आप किसी चीज़ का विकास कर रहे हो तो उसके लिए यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो विकास दिखाई देता है। आपका विकास अगर नहीं दिख रहा है तो आपको यात्राएं और ये सब प्रपंच करने पड़ रहे हैं। आपने विकास यात्रा निकाल के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, छोटे जनप्रतिनिधियों पर अनावश्यक दबाव बनाया, कई जगह जाके जो है उटपटांग बयानबाजी की, जिन जनप्रतिनिधियों ने सहयोग नहीं किया उनको प्रशासन के माध्यम से डराया धमकाया। तो काय की विकास यात्रा, आपने विकास किया होता तो यात्रा निकालनी पड़ती। और मैं बोलता हूँ काय का विकास पर्व, हमारे देश में भैया पर्व मनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हर धर्म में हमारे यहाँ पर्व हैं और पर्व मनाया जाता है उत्साह के साथ, जिसमें आदमी खुद शामिल हो, अंतरात्मा शामिल। ये तो ज़बरदस्ती शासन प्रशासन के लोगों को और छोटे जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित लोगों को उठा के, और जो नौकरी कर रही हैं महिलाएं, जो हमारी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे सरकारी कर्मचारी है, ANM की नर्सेस हैं, इनको लाला की भीड़ इकट्ठा करके स्कूल के बच्चों को पढ़ाई छुड़ा के भीड़ इकट्ठा करके कार्यक्रम पर्व और यात्रा निकालते हैं। क्या है विकास यात्रा, विकास पर मैं इसे पूरा ढकोसला मानता हूँ। और मेरे मुख्यालय स्तर पर तो मुझे कहीं विकास दिखाई नहीं देता, इसलिए इनकी ना यात्रा काम आने वाली, ना कोई पर्व काम आने वाला है। बालाघाट का सौभाग्य देखें भैया तो चाहे किसी की भी सरकार रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, मंत्री मिनिस्टर बालाघाट जिले से बने, कोई ना कोई विधानसभा से बने, फिर भी विकास कोसों दूर है भैया। इसका मेन कारण क्या है? मैं इसका जो मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से छवि बना के रख दी गई है बालाघाट की, कि भाई बालाघाट नक्सल प्रभावित ज़िला है, बालाघाट पिछड़ा ज़िला है, बालाघाट में आदिवासी बहुसंख्यक है, तो ये जो छवि जो नेताओं ने ऊपर गढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ के नेता अपने जनता के अधिकारों के और मांगों के लड़ते मुझे कभी नज़र नहीं आए। मैंने कभी नहीं देखा कि बालाघाट का कोई मंत्री या सत्ता में बैठा हुआ आदमी केंद्र में जाकर अपने क्षेत्र की मांग के लिए कुछ किसी के अड़ रहा हो। मैंने नहीं देखा कि यहाँ का सांसद कोई ऐसा हो कि जो वहाँ पर दिल्ली में अड़ गया हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। कि मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ का कोई मंत्री, विधायक, सांसद जो है वो किसी भूख हड़ताल पे या कोई ऐसे आक्रामक रवैया किसी ने दिखाया हो कि हमारे क्षेत्र की जनता को ये आवश्यकता ये दिया जाए वरना मैं ये आंदोलन करूँगा। ये चुनकर जाते हैं और वहाँ पर मलाई बैठ के खाते हैं। लड़ाई जो लड़नी चाहिए जनता की, वो हक की लड़ाई, वो वहाँ पे सदन के अंदर उस तरीके से नहीं लड़ते हैं, ना सदन के बाहर लड़ते हैं। निश्चित ये विकसित नहीं हो पाने का हमारा सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो जनता जनप्रतिनिधि को अवसर देती है कि वो उसकी मांग अनुरूप काम करे। जनप्रतिनिधि अवसर तो लेते हैं जनता से वोट लेकर, सीट पर तो आ जाते हैं, पर फिर वो अपनी मंशा अनुरूप काम करते हैं, जनता की मंशा अनुरूप काम नहीं करते। उनको लगेगा ये, उनके हिसाब से लगेगा ये ठीक है तो वही करेंगे, जनता के हिसाब से ठीक लगेगा गलत लगे वो नहीं करते। ये बड़ी समस्या है। बैनगंगा मजदूर यूनियन विशाल बिसेन प्रदेश अध्यक्ष अपने क्या 5 मुद्दे को लेके जनता के तक जाएंगी और उन्हें वो बोलेंगे कि मैं हूँ? देखिए, हम यूनियन के बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा यूनियन एक हमारे प्रकार से हमारा कैडर है और ये मेरे साथ लंबे समय से है। मैंने यूनियन की स्थापना आज से करीब 10 वर्ष पूर्व कर ली थी और आज मध्य प्रदेश के 13 जिलों में मेरा यूनियन काम करता है। मजदूर यूनियन, किसान यूनियन का गठन अभी हुआ है हम लोगों का। तो किसान और मजदूर 2 वर्ग हैं, मुख्य मतदाता भी इसी वर्ग से आता है और सबसे बड़ी समस्या से जो जूझ रहा है वो इसी वर्ग का व्यक्ति जूझ रहा है, क्योंकि यही पलायन करता है, इसी के बच्चे को रोजगार की समस्या है, इसी के साथ स्वास्थ्य की दिक्कत आती है, इन्हीं के बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। ये 2 वर्ग के लोग आज मेरे साथ में हैं, दोनों मेरे 2 हाथ के रूप में काम कर रहे हैं। आज हम जो मुख्य मांग क्षेत्र में ले गए, जो हमारा किसान यूनियन ने जो मांग उठाई प्रदेश स्तर पे, वो मांग यह है कि भाई रोजगार गारंटी योजना के काम को खेती से जोड़ा जाए, क्योंकि आज की तारीख में किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है मज़दूरों के नहीं मिलने से, या मज़दूर मिल रहे हैं तो उसको जो भुगतान की दर है वो किसान की जेब से ज़्यादा पर भारी पड़ रही है। इस कारण से किसान खेती छोड़ रहा है या उससे धीरे धीरे विमुख हो रहा है। अगर सरकार रोजगार गारंटी योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को खेती से जोड़ देती है तो इससे मजदूर वर्ग को भी लाभ होगा और किसान वर्ग को भी लाभ होगा। ये एक हमारी मुख्य मांग है। दूसरी मांग हम मजदूर यूनियन के माध्यम से कर रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू करी गई है, उस तरीके शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी लागू की जाए, ताकि आज जो 3-3, 4-4 महीने आप अक्सर देखेंगे नगर पालिका के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती है। काम वो क्या कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, शहर में मजदूरी का काम कर रहे हैं, साइट पर जो मनरेगा जो नगर पालिका के जो काम है वो मजदूरी दर पे वो कर रहे हैं, पर उनको डेली वेजेस पे भुगतान नहीं हो रहा है। अगर वो रोजगार गारंटी योजना शहर में क्षेत्र में लागू हो जाती तो उनको तनख्वाह की समस्या दूर हो जाएगी, उनको समय पर उनका परिवार चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भुगतान मिलता रहेगा
दूसरा, शहरी क्षेत्र में जो मज़दूर जो पलायन जो कर रहा है बड़े शहरों की ओर, वो रुकेगा। शहर के शहर में हमको मज़दूर मिलेगा। तो ये हमारी दो मांग है। इसके अलावा जो हमारे मुख्य मुद्दे विधानसभा क्षेत्र को लेकर आए वही हैं कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चाहिए, हमें इस क्षेत्र में ही रोज़गार चाहिए। ये हमारे मुख्य 5 मुद्दे हैं। आप इन्हें 5 समझ सकते हैं। बाकी फिर जैसा जनता चाहेगी वैसा हम। एक तबका है, एक बड़ा तबका है शासकीय कर्मचारियों का, जो आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय कमलनाथ जी ने रखे हैं पुरानी पेंशन बहाली योजना, उसको आप कहाँ तक सच मानते हैं? देखिए, मैं पुरानी पेंशन बहाली योजना का जो है कौन लागू करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर होनी चाहिए, समर्थन करता हूँ मैं। क्योंकि क्या है कि अधिकांश परिवार जो है जो जीवन भर जो पूरा शासन में अपना समय निकाल देते हैं, उनको अपने लिए कोई दूसरा उद्योग या व्यापार या जो साइड बिजनेस बोलते हैं ऐसा स्थापित करना है, कोई जीवन में अवसर नहीं मिलता। वो सुबह 9 से लेकर रात को 7 बजे तक या जितना टाइम लगे वो 365 दिन साल के और लगभग उम्र के 30 साल 35 साल 40 साल शासन की सेवा में देते हैं। बाद में जब वो रिटायर होते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन जो है वो लंबे समय तक जब तक उनका परिवार चाहे मिलना चाहिए। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार जिस तरीके से उनके भत्ते बढ़ते रहेंगे आफ्टर पेंशन भी, और जो उनकी महंगाई के आधार पर जो उनकी पेंशन बढ़ती रहेगी वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि कुछ साल पहले ये स्थितियाँ थी कि कुछ किसी को 1500 रुपये महीने पेंशन मिल रही थी और महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि 1500 रुपये में एक अनाज की बोरी नहीं आती थी। ऐसी भी स्थिति ये देश में सरकारी कर्मचारी देख चुके हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भविष्य में देखें। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए और मैं तो सोचता हूँ कि इसको केंद्र स्तर पर लागू करना चाहिए। ये क्या राज्य में जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो घोषणाएं करता है, जिसको सरकार में रहना है वो दूंगा वो झूठे वादे करता है। भैया, देश की सबसे बड़ी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। जिस तरीके से डिफेंस की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन, उस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो नेशनल लेवल की मांग है। इसको केंद्र सरकार और केंद्रीय स्तर पर पूरा करना चाहिए। एक सवाल है भैया, बालाघाट जिले की राजनीति हमेशा जातिवाद पे टिकी रहती है, इस पर आप क्या कहें? बालाघाट जिले क्या भैया, बड़ी स्पष्ट बात है, देश में सब जगह ही वैसा है। जो भी बहुसंख्यक है वहाँ पे बहुसंख्यक लोग ज़्यादा राजनीति में दिखाई देते हैं, पर इसका ये मतलब